और विधानसभा का सेमीफाइनल है आज उत्तर प्रदेश में। आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही है। 11 बज चुके हैं, वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बड़ी खबर जिसमें 21 बीजेपी के और 1 समाजवादी पार्टी का है। बाकी बचे 53 जिला पंचायत अध्यक्ष के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव नतीजों को सेमीफाइनल की तरह ही देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो यूपी से आज की ये बड़ी खबर है और वोटिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्योंकि पंचायत अध्यक्ष चुने जाने हैं आज। और सीधे 75 में से 21 की बात करें तो 21 जिलों में भाजपा और 1 में सपा के उम्मीदवार नामांकन वापसी के दौरान ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बचे 53 जिलों में तो ये जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के चुनाव में फतेह के लिए बागपत जंग का मैदान बनता जा रहा है और दल बदल आरएलडी और बीजेपी ने इस सीट को नाक का सवाल बना लिया है। वोटिंग से पहले ही वहां हंगामा शुरू हो गया। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इलाके में भारी तनाव है। बीजेपी प्रत्याशी बबली और आरएलडी प्रत्याशी ममता में से कौन जिला पंचायत की अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगी, इस पर सभी की नजर लगातार बनी हुई है। बागपत की सियासत फिलहाल गरमाई हुई है। आरएलडी बीजेपी के प्रत्याशियों और समर्थकों के बीच घमासान चल रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। बीजेपी की कोई ऐसी महिला नहीं जीती थी। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की सदस्य बबली को पार्टी में शामिल कर अध्यक्ष का कैंडिडेट घोषित किया था। आरएलडी ने ममता को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन नामांकन वाले दिन आरएलडी की ममता ने बागपत के सांसद के सामने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। आरएलडी ने पलटवार करते हुए ममता को फिर अपने साथ लाकर अध्यक्ष का पर्चा भरवा दिया। 19 सदस्यों वाली जिला पंचायत में अध्यक्ष पद पर जीत उसी प्रत्याशी की होगी जिसके पास कम से कम 10 सदस्यों के समर्थन होंगे। 10 सदस्यों का उसके साथ समर्थन होगा। तो बागपत में लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ आरएलडी। बागपत जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए बस वोटिंग शुरू ही होने वाली है और जैसा कि आह्वान किया गया था आरएलडी के कार्यकर्ताओं से कि बड़ी से बड़ी संख्या में वो यहाँ पर बागपत में जो जिलाधिकारी का कार्यालय है जहाँ पर वोटिंग होनी है वहाँ पर पहुँचे और वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि कितनी बड़ी संख्या में आरएलडी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी भी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। दरअसल क्योंकि ये चुनाव शुरू से ही काफ़ी ये कहें कि दोनों तरफ से जिस तरीके के आरोप लगाए गए एक दूसरे पर, जिस तरह की बातें कही गई, उसको देखते हुए पहले से ही पुलिस को आशंका थी कि इस चुनाव को लेकर कुछ हंगामा हो सकता है, जिसके चलते यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। और दूसरी तरफ हम ये आरएलडी के तमाम कार्यकर्ता हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए, क्या रीज़न है इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए? इतनी बड़ी संख्या में आने का रीज़न ये है, बीजेपी के लोग जो है जिस दिन से यहाँ ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, नए प्रोपगंडे रच रहे हैं। कभी पर्चा उठा रहे हैं, कभी प्रत्याशियों पे मुकदमे कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। उसी की वजह से ये आज भी आशंका है कि कुछ हो सकता है। हाँ, आज भी इनकी आशंका बनी रहेंगी। ये झूठे लोग हैं। राष्ट्रीय लोकदल की धरती है और यहाँ कभी भी बेमान ना होने दे, ना कभी यहाँ खून खच्चर तो हो जाएगा। इस कलेक्ट्रेट की आज के नहीं भी कट पाए, ईंट लाट राष्ट्रीय लोकदल भिड़ा देगा। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर इन लोगों ने कह दिया है कि किसी भी तरीके की अगर गड़बड़ी की इन्हें आशंका लगी तो यहाँ पर ये लोग पहले से तैयार हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि इस जो अगर बागपत जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की बात करें तो लगातार पहले दिन से ही ये बड़ा चर्चा में बना रहा और लगातार इसको लेकर विवाद भी होता रहा। तो इसी को देखते हुए आज आरएलडी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। कैमरा सुनील के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 बागपत। तो बागपत में आप देख रहे हैं तमाम लोग गुस्से में हैं, तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। विमल कौशिक वहां पर मौजूद हैं। विमल, ऐसा बागपत में क्यों हो रहा है? इतनी कांटे की टक्कर और स्पीच, इतना बड़ा माहौल बना दिया है तनावपूर्ण कि कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। जी बिल्कुल, देखिए ये चुनाव कम और वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा है। अगर बागपत इस सीट की बात करें तो शुरू से आरएलडी का दबदबा रहा है और उसी की वजह है कि बीजेपी की तरफ से भी तमाम हथकंडे अपनाए गए। जो जिस तरीके की बातें यहाँ पर रही, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी की जो विनिंग कैंडिडेट थी उसको अपनी पार्टी में शामिल कराया पहले और उसी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया। और उसके बाद जो ममता है वो खुद भी बीजेपी ज्वाइन कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद वो आरएलडी ने पलटवार किया और वापस आरएलडी की तरफ से
वो आज चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ ये आरएलडी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा है, जिनके साफ तौर पर दावा है कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग की संख्या 20 है और जिनमें से 15 से ज्यादा वोट आरएलडी के हैं, उसके बावजूद अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ी होती है तो कार्यकर्ता उसके लिए तैयार है। हम बात करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? 10 नंबर वार्ड से। 10 नंबर वार्ड। अरे ये बताइए, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, आप लोग एक तरफ दावा कर रहे हैं कि वोट जो है 15 वोट आपके उसमें है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता क्यों आए हैं? क्या प्रशासन पे भरोसा नहीं है? नहीं, प्रशासन पे भरोसा होता तो फिर यहाँ क्यों आते, क्यों इतनी गर्मी में दुखी होते। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से हैं? ये मेरा बड़ा भाई है, जिला पंचायत सदस्य है, समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत सदस्य है और वोट डलवाने आए हैं ये जनता। देश में लोकतंत्र नाम की चीज जो थी वह रही नहीं है। लेकिन इस सीट में तो हमेशा से आरएलडी का दबदबा रहा है इस जगह पर, फिर ऐसा डर क्यों है आपको? अरे डर थोड़ा है, लुटेरों की सरकार है, चंदा लुटेरे की सरकार है। इन्होंने भगवान राम को नहीं बख्शा, ये लोकतंत्र को क्या बख्शेंगे, ये जनता को क्या बख्शेंगे। ये जनता जो आज रोडों पे है, ये सत्ताधारी लोगों के शोषण की वजह से आज रोडों पे है। आज लोग जिन्होंने इनको चुन के जनमत दिया, आज 20 वार्ड है बागपत जिले में, बीजेपी 4 जीत पाई और 4 जीतने के बाद भी इतनी बेशरम है, तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त, मुकदमे दर्ज करो, बुलडोजर चलाओ, गैंग रेप के आरोप लाओ। जो धरती पे जुल्म कर सकते थे वो बीजेपी ने किया। बिल्कुल, यानी कि 20 में से 16 वोट आप अपने पक्ष में कह रहे हैं सीधे तौर पर। बिल्कुल। आप बताइए कि जब 20 में से 16 वोट हैं तो आपको क्लियर कट लग रहा है कि जीत है, तय है जीत, फिर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे होकर प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है क्या? प्रशासन हमारे पर दबाव बना रहा है, हमारी वोट पर दबाव बना रहा है, उन पर मुकदमे कर दिया झूठे सच्चे, उनके घर उसमें बता दे खातूम एमएलसी की जमीन में, ये दबाव बना रहे। उसका प्रशासन का दबाव हटाने के लिए हमारे जो कैंडिडेट है, लोक दल सपा के जो इकट्ठे कैंडिडेट है, उन पे प्रशासन दबाव बना रहा। चुनाव प्रशासन लड़ रहा है, यहाँ से बबली को तो आज्ञा कर रहे, प्रशासन का दबाव हटाने के लिए जनता आ रही, जो तानाशाही कर रही है, तुगलक की सरकार है या बेईमानों की सरकार है या इनका दबाव हटाने के लिए जनता आ रही है। लोगों की नाराजगी दिख रही है, इसकी वजह भी है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पहले दिन से घटनाक्रम बदले, जिस तरीके से यहाँ पर क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हुई, फिर खुद जो आरएलडी की कैंडिडेट थी ममता, वो बीजेपी में शामिल हुई, वापस आरएलडी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया, उसके बाद यहाँ तक भी एक फर्जी कैंडिडेट ने नामांकन वापस ले लिया। विमल दिखा दीजिए, पूरी तस्वीर दिखा दीजिए, जरा माहौल दिखा दीजिए पूरा वहाँ का। जी बिल्कुल, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त है, सामने वो जिला अधिकारी का कार्यालय है जहाँ पर वोटिंग चल रही है। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि 6 कैंडिडेट्स अंदर जा चुके हैं वोटिंग के लिए और यहाँ वहाँ पर आप सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं। एक तरफ की सड़क को पूरी तरह से बंद किया गया है और जो दूसरी तरफ है वहाँ पर पूरी सड़क पर जमावड़ा है आरएलडी के कार्यकर्ताओं का। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर आरएलडी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और पुलिस प्रशासन को खासी मशक्कत हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक मेन हाईवे है ये, तो ट्रैफिक भी सुचारू चलाना है। यहाँ पर पहुंचे हुए उनसे भी बात कर रहे हैं कि वो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से नारेबाजी शुरू हो गई है और क्योंकि लगातार वोटिंग चल रही है और 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग चलेगी। आप यहाँ पर आरएलडी के कार्यकर्ता की संख्या से लेकर 3 बजे तक वोटिंग चलेगी। आप यहाँ पर आरएलडी के कार्यकर्ता की संख्या देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और अभी भी ये सिलसिला जारी है, लगातार पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके तमाम जो पुलिस बल है वो खड़ा हुआ है और लगातार इन लोगों को समझाया जा रहा है कि वो किसी भी तरीके की हंगामा ना करे। चुनाव जो है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से और व्यवस्था के अनुसार चल रहा है, तो लिहाजा कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं। प्रशासन लगातार, प्रशासन की तरफ से बात इन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जी
जी विमल, आप बने रहे। 53 जिलों में पंचायत अध्यक्ष आज चुने जाने हैं। 22 का पहले ही रिजल्ट आ चुका है, लेकिन बागपत पर सबकी नजर है क्योंकि वहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। वर्चस्व की लड़ाई बीजेपी और आरएलडी के बीच में, क्योंकि बीजेपी पर आरएलडी ने जोड़ तोड़ का आरोप लगाया है, इसीलिए वहां पर लोग गुस्साए हुए हैं। इसलिए सुरक्षा भी बेहद कड़ी कर दी गई है। अशोक तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक तिवारी, ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी पार्टियों के लिए। सेमीफाइनल इनको बोला जा रहा है। जो इसका रिजल्ट आएगा, जाहिर सी बात है, जिसकी कम सीटें होंगी वो दूसरे पर हावी होगा। लेकिन मैं देख रही हूं कि मुख्य मुकाबला मुझे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही नजर आ रहा है। 22 का रिजल्ट पहले ही आ चुका है, जिसमें 21 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है जहां पर 22 में चुनाव परिणाम पहले ही आ चुके हैं। वहां पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। 22 सीटों पर बीजेपी ने जीत का दावा किया है और एक सीट इटावा, वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्विरोध अपना चुनाव जीता है वहां पर। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप देखिए कि आज जिन 53 जनपदों में मतदान होना है, जहां पर जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान करने जाएंगे, तमाम सारे जनपद है जहां पर जो डीएम ऑफिस है, कलेक्ट्रेट, वहां पर मतदान होगा। सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और ठीक 3 बजे के बाद उसकी मतगणना भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वोटों की संख्या पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में नहीं होती है। उसमें सिर्फ जिला पंचायत सदस्य ही मतदान करते हैं। अब दूसरी बात आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रही हैं। जोड़ तोड़ की सियासत भी जबरदस्त देखने को मिली है उत्तर प्रदेश में। सबसे खास बात, सबसे जो जबरदस्त नजारा है वो बागपत का है। आप देखिए, कल ही लोकदल की तरफ से ऐलान किया गया था कि चलो बागपत, यानी बागपत में लोकदल के कार्यकर्ताओं का बड़ा जमावड़ा देखने को मिलेगा। वहां पर लोकदल और समाजवादी पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार है जो बीजेपी के सामने खड़ा हुआ है। और कल ही आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन ने यूपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की थी और यह कहा था कि बागपत समेत तमाम सारे ऐसे जनपद हैं जहां पर जिला पंचायत सदस्यों पर दबाव बनाया जा रहा है कि या तो वो बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करे या फिर वो मतदान ना करे। यह आरोप समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन की तरफ से राज्य निर्वाचन आयुक्त के सामने यह बात रखी गई थी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह के नेतृत्व में पूरा डेलीगेशन कल राज्य निर्वाचन आयुक्त से मिला था। खासतौर पर आज कन्नौज पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि कन्नौज समाजवादी पार्टी अपना एक गढ़ के तौर पर देखती रही है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो उसको लेकर भी कल कहा गया था कि वहां पर कुल 28 जिला पंचायत सदस्य हैं और 17 जो पंचायत सदस्य हैं जिला के, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन उन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये दबाव बनाने का आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्य तौर पर लगाया जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अपनी जो भूमिका है वो नहीं निर्वहन कर रही है, मतलब वो अपना उम्मीदवार नहीं दिया है उसने। लिहाजा पूरी लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच में देखी जा रही है। 3 बजे तक मतदान होगा और 3 बजे के बाद जब मतगणना शुरू होगी तो उसके बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। कहीं कहीं पर लोकदल और समाजवादी पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार है, तो लोकदल समाजवादी पार्टी का मुकाबला बीजेपी के साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि इस जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये कोशिश कर रही है कि जितनी ज्यादा सीटें वो जीतेंगी तो पब्लिक के बीच में कम से कम ये मैसेज देने में आसानी होगी कि आप देखिए कि जिले में जिस भी पार्टी का उम्मीदवार जीतता है वहां पर उस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी की पूरी कवायद देखने को मिल रही है। तमाम सारी जो जिलाधिकारी कार्यालय है जहां पर मतदान हो रहा है वहां पर सिक्योरिटी के भी बहुत जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी इस पर बहुत पैनी नजर रखे हुए है कि कहीं भी कोई धांधली ना हो। अगर धांधली होती है तो तुरंत निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचा जाएगा, वहां पर डेलीगेशन पहुंचेगा, शिकायत करेगा। तो ये तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि सुबह जो बीजेपी है उसकी तरफ से बाकायदा एक ट्वीट करके बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी ने ट्वीट किया था और ये कहा था कि पिछली सरकारों में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में धांधली होती थी, लेकिन ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ बीजेपी करवा रही है। तो 3 बजे के बाद तस्वीर और साफ पाएगी। लेकिन यह जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत जनपद और खासतौर पर कन्नौज या फिर बदायूं की बात कीजिए, जहां पर धर्मेंद्र यादव जो वहां के सांसद रह चुके हैं वो लगातार कैंप भी कर रहे हैं उस चुनाव को लेकर के, तो यहां की तस्वीरें जो हैं वो बेहद दिलचस्प होंगी। और जैसे जैसे समय बीतेगा उसके बाद जो परिणाम आएंगे उससे कम से कम ये साफ साबित हो पाएगा कि किसके पक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार जीतता है। जी बिल्कुल अशोक, कहा जा रहा है नतीजे जो आएंगे वो 2022 में भी असर करेंगे। शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिए। और अगली खबर, आज की बड़ी खबर, उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद आज विधायकों की बैठक बुलाई गई है और इसमें राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। नए चेहरे की तलाश करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक के रूप में वहां पर पहुंच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि 3 नाम सुर्खियों में है जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है
और इनमें धन सिंह रावत का नाम, सतपाल महाराज का नाम और पुष्कर धामी का नाम सबसे आगे चल रहा है। ये सभी विधानसभा के सदस्य हैं और इनमें से किसी एक को चुना जाता है तो चुनाव लड़ने की बाध्यता भी नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा कुछ अलग ही करती है, कुछ हटके करती है। तो देखते हैं कि आज की बैठक में क्या होता है। 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक में हम नेता का चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद हम राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने के लिए उनसे निवेदन करेंगे और आगे की कार्रवाई फिर मुख्यमंत्री जो चुने जाएंगे उनके आधार पर तय होगी। मुख्यमंत्री कौन होंगे, विधायकों में से होंगे या? संभावना यही है कि विधायकों में से ही हो। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को आप सुन रहे थे। इधर तीरथ सिंह के इस्तीफे पर सुरजेवाला का भी बयान आ गया है। बीजेपी ने सत्ता की मलाई का बंदरबांट किया है, ये कहा है पीएम मोदी 6 महीने में 2 से 3 और सीएम बदल दीजिए और रोज सीएम बदलने के लिए पीएम मोदी जेपी नड्डा जिम्मेदार है। कुछ वक्त पहले ही नेतृत्व तो परिवर्तन रहा है। दुष्यंत जी, अभी उत्तराखंड में आया हूँ। उत्तराखंड से बहुत स्नेह है और इसलिए आज फिर इस भूमिका में आने का मुझे पार्टी ने कहा है। अभी 3 बजे विधायक दल की बैठक है, उससे पहले सभी प्रमुख लोगों से मशवरा करेंगे और उसके बाद हाई कमान को बताएंगे और फिर सबसे राय मशवरे के बाद किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। सर, विधायकों में से ही कोई नया चेहरा होगा या फिर गैर विधायक भी हो सकता है? गैर विधायक भी हो सकता है। अभी बातचीत तो करना, तो अभी तो मैं आया ही हूँ। सर, बंद लिफाफा लाए नहीं लाए? चलो, बहुत धन्यवाद। पर्यवेक्षक के रूप में वहां पर पहुंचे हैं। आज 3 बजे की बैठक में शामिल भी होना है। स्वागत किया है प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने। और बंद लिफाफे का जिक्र दरअसल इसलिए किया मीडिया ने क्योंकि बड़े फैसले दिल्ली से ही होते हैं, तो उसी बात को लेकर मुस्कुरा दिए नरेंद्र सिंह तोमर और कहा कि बैठक होने दीजिए। खैर, काफी हद तक बीजेपी में फैसला दिल्ली से ही हो जाता है और आज बैठक में खाना पूर्ति होगी। हालांकि सुना सभी को जाएगा कि क्या कहते हैं दूसरे विधायक, और कोशिश ये रहेगी बीजेपी की तरफ से कि किसी सिटिंग एमएलए को ही चुना जाए, क्योंकि बाहर से चुना गया उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि 4 महीने भी नहीं हुए और बीजेपी को उत्तराखंड में अपना सीएम बदलना पड़ रहा है। और अधीर यादव वहां पर मौजूद है, लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। अधीर, नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं और 3 बजे बैठक का जिक्र हो रहा है, सभी की नजर उस पर है और वहां क्या हलचल है अभी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो पर्यवेक्षक हैं नरेंद्र तोमर और प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो देहरादून पहुंच चुके हैं। अभी वो बीजापुर गेस्ट हाउस में गए हैं और वहां पे अभी कई पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे वो मिलेंगे और उनसे राय मशवरा करेंगे कि किस तरह की स्थिति है और किस तरह। उसके बाद ये बीजेपी कार्यालय है बरबीर रोड पर, इसमें 3 बजे ये विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में ही विधायक सभी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा। ये मुख्यमंत्री को एक अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बड़ा पद, एक राज्य की जिम्मेदारी सीएम के पास होती है। 4 महीने पूरे नहीं हुए और सीएम बदलना पड़ रहा है बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड की जनता के साथ भी क्या खिलवाड़ नहीं है? कितने सारे काम करने होते हैं, इतनी सारी योजनाएं होती हैं, अगर ऐसे सीएम बदलते रहे तो क्या उत्तराखंड सफर नहीं करेगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड की जनता के साथ खिलवाड़ी है कि जो उत्तराखंड की जनता है उसने बीजेपी को पूरा मैंडेट दिया था। 57 सीट जीतकर बीजेपी उत्तराखंड में आई थी और उसके बाद लगातार 4 साल तो मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद मार्च में मुख्यमंत्री को हटाया गया और अब 3 महीने बाद फिर से एक नया मुख्यमंत्री लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता इसको लेकर नाराज तो है, जनता में नाराजगी है और वो कह रहे हैं कि किस तरह, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को मैंडेट दिया था उसमें बिल्कुल भी बीजेपी खरी नहीं उतरी है और जो ऐसी स्थिति बन रही है कि उससे उत्तराखंड के विकास जो है वो पूरी तरह से रुक गया है। हालांकि अब स्थिति अब आज क्लियर हो जाएगी कि हाँ अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो पार्टी कमान है, इनके ये कहीं ना कहीं गलत साबित हुए हैं, इनकी रणनीति गलत साबित हुई है कि किस तरह से उन्होंने जो नया मुख्यमंत्री पहले मार्च में नया मुख्यमंत्री लेके आए और अब 3 महीने बाद फिर से मुख्यमंत्री को हटा दिया और अब एक और मुख्यमंत्री लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी रणनीति में कहीं ना कहीं कमी रही है। ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है और उत्तराखंड की जनता भी इसे देख भी पा रही है। आप बने रहें अधीर मेरे साथ। कुमार गौरव भी दिल्ली से लगातार मौजूद हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर उत्तराखंड हलचल काफी तेज है। तो कुमार गौरव, अभी एक सवाल मीडिया ने पूछा था नरेंद्र सिंह तोमर से कि लिफाफा लेकर आए हैं क्या दिल्ली से, तो वो मुस्कुरा दिए।
जी हाँ, बिल्कुल मुस्कुराने को सहमति मान सकती हैं आप, क्योंकि अमूमन यही होता है कि आला कमान दिल्ली से तय करता है, चाहे वो भारतीय राजनीति की बात करें, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, हाईकमान कल्चर हर जगह है और भाजपा में भी यही होता है। अब भले ही वो साथ में लिफाफा लेकर गए हैं या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन जब वो बैठक में बैठेंगे 3 बजे जो विधायक दल की बैठक होगी, उस वक्त तक उनको खबर मिल जाएगी कि किसको विधायक दल का नेता चुनवाना है और जाहिर तौर पे विधायकों के साथ मिलकर। ओके गौरव, हमारी टीवी स्क्रीन पर 3 नाम चल रहे हैं, जिसमें धन सिंह रावत है, सतपाल महाराज हैं और पुष्कर सिंह धामी हैं। इनको लेकर क्या इनपुट है, पुख्ता इनपुट क्या है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी बाहरी को फिर से चुनकर सिलेक्ट करके वही गलती दोहराएगी बीजेपी। देखिए, इस 3 नाम के अलावा एक नाम और जुड़ गया है, रितु खंडूरी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी हैं, वो भी इस रेस में बताई जा रही हैं। यानी कि पहले जो 3 नाम हम लोग चला रहे थे, उसके अलावा एक नाम उसमें और जुड़ गया है। लेकिन देखिए, धन सिंह रावत संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनका भी पलड़ा भारी है। वहीं आप सतपाल महाराज की बात करें तो वो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में उनका बड़ा नाम है और कहीं ना कहीं जब चुनाव नजदीक होता है तो एक बड़े चेहरे पे दाव लगाया जाता है, तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। रितु खंडूरी का नया नाम जुड़ा है, क्योंकि उनके पास अपने पिता की लिगेसी है, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और धामी नए एक तरीके से युवा, आप कह सकते हैं, युवा नेता हैं। तो चारों की अपनी अपनी खूबियां हैं, लेकिन इन चारों की खूबियों में से दिल्ली में बैठे हुए आला कमान को, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, किनकी खूबी पसंद आती है, उनको क्या लगता है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और जो इन तीनों ने तय किया होगा, उसी नाम पे 3 बचे। एक और नाम आपने जोड़ दिया, रितु खंडूरी, जिनके नाम पर चर्चा हो रही है। और कुमार गौरव, एक और सवाल मेरा ये है कि कल तीरथ सिंह रावत ने कह दिया कि संवैधानिक संकट है, ये सब उन्होंने तमाम अपनी उपलब्धियां गिना दी, और बीजेपी भी ये कह रही है कि संवैधानिक संकट है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन 1 मिनट में अपना सवाल पूछूंगी आपसे कुमार गौरव, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा, एक बार फिर से दर्शकों को सुना देते हैं। उत्तराखंड से बहुत स्नेह है और इसलिए आज फिर इस भूमिका में आने का मुझे पार्टी ने कहा है। अभी 3 बजे विधायक दल की बैठक है, इससे पहले सभी प्रमुख लोगों से मशवरा करेंगे और उसके बाद हाई कमान को बताएंगे और फिर सबसे राय मशवरे के बाद किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। सर, विधायकों में से ही कोई नया चेहरा होगा या फिर गैर विधायक भी हो सकता है? गैर विधायक भी हो सकता है। अभी बातचीत तो करना, तो अभी तो मैं आया ही हूँ। बातचीत करेंगे, सवाल पूछा गया कि बाहरी होगा या फिर सिटिंग एमएलए कोई होगा, इस पर अभी खुलकर नहीं बोले हैं। कुमार गौरव, आपको याद होगा कि जब तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया, बंगाल में इलेक्शन हो रहा था और उत्तराखंड में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे तीरथ सिंह रावत ने, और उन बयानों ने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी, चाहे वो लड़कियों को लेकर, उनके पहनावे को लेकर स्टेटमेंट हो, या फिर सेकेंड वेव में आपने देखा था कि हरिद्वार में कुंभ की बात कर रही, कुंभ स्नान की, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हुए थे। तो बीजेपी कोई रिस्क लेने के भी मूड में नहीं थी, क्योंकि सत्ता तो हर किसी को चाहिए, उससे पहले तमाम वो जो है गणित लगाया जा रहा है, बैठाया जा रहा है कि कैसे, कहां पर, किस तरीके से हमें जीत मिले। इसीलिए कोई रिस्क शायद नहीं लिया गया और शायद यही दिन चुना गया कि अब बदलाव जरूरी हो गया है। देखिए, जहां तक बयानों की बात है तो अमूमन ऐसा दिखता नहीं कि बयानों की वजह से किसी की कुर्सी जा रही हो। देखिए, किसी भी फैसले के पीछे काफी मंथन होता है और आपको पता है कि मंथन में अमृत और विष दोनों निकलता है, और किसी के लिए अमृत बन जाता है, किसी को अमृत मिलता है, किसी को विष मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड को लेकर जो मंथन हुआ, उसमें तीरथ सिंह रावत के हिस्से में विष आया है और अमृत किसे मिलेगा वो 3 बजे पता चलेगा। जहां तक इस पूरे फैसले को मोटे तौर पे एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की बात है, तो मैं आपको बताऊं कि ये एक मैसेज बंगाल के लिए भी है। यहां से आपने बंगाल के चुनाव के वक्त उनके बयान की बात कही, लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि तीरथ सिंह रावत को ये कहते हुए हटाया गया कि संवैधानिक संकट है राज्य में, जबकि तमाम उदाहरण इस देश में पड़े हुए हैं। 1999 में उड़ीसा में विधानसभा चुनाव 11 महीने का वक्त था, उस वक्त हुआ था और नया मुख्यमंत्री बना था वहां पे। इसलिए ये पूरे तौर पे इलेक्शन कमीशन के विवेक पे निर्भर करता है। और
वहां चुनाव होना नहीं होना ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। अगर इलेक्शन कमीशन चाहती तो चुनाव करा सकती थी भाजपा ने, लेकिन इसमें डबल गेम खेला। एक तरफ तीरथ सिंह रावत से मुक्ति मिल गई है क्योंकि स्टेट में उनका काफी ज्यादा विरोध हो रहा था, दूसरी तरफ इसी के बहाने अब इसका असर आप इस नियम का असर आपको बंगाल में भी दिखेगा, जहां 6 महीने के अंदर ममता बनर्जी को विधानसभा से चुनकर आना है। हो सकता है कि इसी के सहारे उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए बीजेपी ये कहेगी कि हमने भी अपना मुख्यमंत्री इसी वजह से खोया है, इसलिए हो सकता है कि आपके राज्य में भी पश्चिम बंगाल में चुनाव ना हो और आपको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़े। तो ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव है जिसको दोनों एंगल से देखा जा सकता है। और जहां तक मंथन की बात है, मंथन में अमृत और विष दोनों निकलता है। विष तीरथ सिंह रावत के हिस्से गया है, अमृत किसे मिलेगा वो 3 बजे पता चलेगा। लेकिन रावत को विष किस बात का पीना पड़ रहा है? बंगाल तक बयानों की वजह से या फिर बाहरी होने की वजह से? देखिए, बाहरी की बात नहीं है, वो भी उत्तराखंड के ही हैं, लेकिन हाँ सांसद वो जरूर थे। सांसद थे और प्रदेश इकाई में ये कहा जाता है कि उत्तराखंड में 13 जिलों में 300 गुट हैं, तो इनका सामंजस्य नहीं बन पा रहा था और लगातार इनके खिलाफ वहां से जो विधायक हैं वो एकजुट हो रहे थे। यहां तक ये भी कहा जा रहा था सोर्सेज के हवाले से कि कुछ विधायक दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने इसकी शिकायत की थी। फिर जो केंद्र में बैठे हुए हैं उत्तराखंड के नेता, उनके साथ भी इनकी अनबन थी। तो ये सारी चीजें मिलाकर इस वजह से इन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा है। हालांकि जो वजह बताया गया वो संवैधानिक संकट, क्योंकि ये कहकर किसी को नहीं हटाया जा सकता कि आपका सामंजस्य ठीक नहीं है, आपके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है। और अगर ये होता है तो अगर इस तरह से हटाया जाता तो तीरथ सिंह रावत का भी अपना फैन फॉलोइंग है और वो नाराज होंगे और जिसका असर चुनाव में आगे पड़ सकता है। इसलिए बीच का रास्ता निकाला जाता है कि संगठन में भी सब कुछ ठीक रहे, राज्य की राजनीति में भी कोई एक नया चेहरा जो जिसके सहारे आगे आने वाले विधानसभा चुनाव लड़े जाए। हालांकि एक बात आप समझ लीजिए, ये कोई जरूरी नहीं कि जो मुख्यमंत्री बनेगा उसी के चेहरे पे चुनाव होगा, क्योंकि अमूमन भाजपा इस तरह की स्थिति में मुख्यमंत्री घोषित किसके चेहरे पे लड़ेगी, वो ये कहती है कि जो मुख्यमंत्री है वो तो है ही, वो हटे कहाँ है, चुनाव तक वो मुख्यमंत्री है। लेकिन ये खुलकर नहीं कहती कि हाँ इसी जो नया मुख्यमंत्री बना है उसी के चेहरे पे हम अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अमूमन यहाँ चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ही लड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं और कहीं ना कहीं राज्य में अच्छी पकड़, मतलब खासकर विधायकों के बीच में अच्छे से संपर्क नहीं हो पाना एक बड़ी वजह तीरथ सिंह रावत की कुर्सी जाने की रही है। हालांकि जो बताया गया वो संवैधानिक संकट, वो आपको भी पता है, सबों को पता है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां चुनाव कराकर 1 साल से कम कार्यकाल में भी चुनाव अधीर भी वहां पर मौजूद है। ये संवैधानिक संकट जो गिनाया जा रहा है अधीर, ये उसी वक्त खत्म हो सकता था जब सल्ट विधानसभा सीट का इलेक्शन हुआ था। तब आखिर तीरथ सिंह रावत को क्यों मैदान में नहीं उतारा गया? ये तभी भी तो खत्म हो सकता था। या फिर ये वजह थी कि तीरथ सिंह रावत खुद वहां पर कॉन्फिडेंट नहीं थे, कहीं हार का डर था, ये सब कारण रहे हैं। तो ये संवैधानिक संकट जो गिनाया जा रहा है, आप उतार देते मैदान में, अगर आपने एक पुख्ता मुख्यमंत्री दिया था उत्तराखंड को तो जीत जाते, और ये सब होता ही नहीं आज। जिस तरह से जब ये मार्च में बने थे मुख्यमंत्री और उसके बाद जो सल्ट विधानसभा है वहाँ के जो विधायक थे उनकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ पे सीट खाली होती है, उसके बाद वहाँ पे उपचुनाव कराए जाते हैं और उपचुनाव में मुख्यमंत्री को ना लड़ाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन है, उनसे कहीं ना कहीं चूक हो गई। जो मुख्यमंत्री को इन्होंने सल्ट विधानसभा से नहीं लड़ाया और दूसरे प्रत्याशी को वहाँ से खड़ा करा, हालांकि वहाँ पे बीजेपी की ही जीत हुई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।